जब हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम उसके अंदर 3 चीज़ों का मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं। फर्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, सेकंड है मनी मैनेजमेंट और तीसरा है एनर्जी मैनेजमेंट। हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, हमने पिछले वीडियोस में देख लिया। हमने मनी मैनेजमेंट क्या होता है ये भी आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एनर्जी मैनेजमेंट जो होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है। तो निकल एंड डॉर्सी के अनुसार एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स देन टाइम मैनेजमेंट. We can always count 24 hours a day when making time plans, but we never know how much energy can be counted to carry out the work. कहने का मतलब ये है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट से एनर्जी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम प्रतिदिन 24 घंटे तो हमारे पास है। हमें पता है ये बात कि हमें प्रतिदिन कितने हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं। तो हम उस 24 घंटे में हमारा मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारा टाइम का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हम इस काम के लिए इतना समय देंगे, इस काम के लिए इतना समय देंगे और इस काम के लिए इतना समय देके हम हमारे लक्ष्यों को पूर्ण कर सकेंगे। परंतु हम यह कभी भी नहीं जानते हैं कि किस काम को करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति को हर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। हो सकता है इस काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो और उसी एक काम को करने के लिए बी पर्सन को कम एनर्जी की ज़रूरत हो सकता है ना ये कि मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए मेरे, और ये भी हो सकता है कि मेरा एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो मुझे थकान कम हो रही है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति में भी डिफरेंट करता है कि मेरा एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो मेरे में थकान कम हो रही है, दूसरे व्यक्ति का एनर्जी लेवल कम है तो उसे थकान का अनुभव ज़्यादा हो रहा है। तो शक्ति व्यवस्थापन का तात्पर्य सुविधापूर्वक एवं संतोषजनक तरीके से कार्य को संपन्न करना है ताकि थकान का कम से कम अनुभव हो। इसमें 2 पॉइंट लिखे गए हैं, 2 बातें बोली गई है कि शक्ति व्यवस्थान में एक तो कार्य कैसे करना है, सुविधापूर्वक करना है, बहुत इजीली बहुत आसानी से कार्य करना है। इसके लिए चाहे आपको रिसोर्सेज लेने पड़े, कार्य हमें क्या करना है, हमें किसी लक्ष्य की पूर्ति करनी है ना। तो हम कार्य करने के लिए कार्यस्थल को और कार्यकर्ता को उसके अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वह सुविधापूर्वक कार्य करना होगा। और कार्य करने के लिए संतोषजनक तरीका जिससे व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो, जिससे कार्यकर्ता को संतोष प्राप्त होता है, उस तरीके से कार्य करना है ताकि थकान का अनुभव व्यक्ति को कम से कम हो। जैसे ही थकान का अनुभव कम होगा वह हमारा एनर्जी मैनेजमेंट अच्छा होगा या हाई होगा। ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट को जानने के लिए सबसे प्रथम यह जानना आवश्यक होता है कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं, कार्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हल्के कार्य जिनको करने के लिए कम शक्ति की आवश्यकता होती है। उसके बाद होते हैं मध्यम दर्जे के कार्य, मॉडरेट वर्क, जिनको कम करने के लिए थोड़ी सी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और लास्ट होते हैं हैवी वर्क, जिनको कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं अधिक कार्य। यह दिया था लैंगवुड और बैरेट ने कि जब हम घरेलू कार्य की बात करते हैं तो घरेलू कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है लाइट वर्क, फिर मॉडरेट वर्क और थर्ड है हैवी वर्क। लाइट वर्क कहा जाएगा बैठ के जो सिलाई करी जाती है, बैठ के जो बुनाई करी जाती है, बैठ के जो रफू का काम किया जाता है, यानी आपका शरीर कुछ आराम की पोजीशन में होता है, तब हम उसे बोलते हैं लाइट वर्क। मॉडरेट वर्क वह होता है जैसे पैर की सिलाई मशीन का उपयोग करना, बर्तन धोना, छोटे छोटे कपड़े प्रेस करना, जिसमें आप या तो खड़े होते हैं या फिर आप बैठे होते हैं, पर आपकी शक्ति जो है, वह एनर्जी जो है, वह थोड़ी बहुत लाइट वर्क से ज़्यादा खर्च होती है। और हैवी वर्क उसे कहते हैं, जैसे कि नाम से इंडिकेशन है कि जो वह कार्य जिसको कि करने में बहुत ज़्यादा शक्ति खर्च होती है, हम उसे बोलते हैं हैवी वर्क। जैसे फर्श धोना, आपकी
बैठना, खड़े होना, पोजीशन जिसमें बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, खिड़की दरवाजे साफ करना जिसमें आपकी किसी स्टूल पे चढ़ के चढ़ना या स्टूल से उतरना, या आपकी जो बॉडी पोस्चर होता है वह फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना पड़ता है आपको, उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो वह हैवी वर्क की श्रेणी में रखा जाता है। जिस तरह का काम करते हैं उस तरह की हमें थकान का अनुभव होता है। अब थकान क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है यह देखना कि थकान क्या होती है, किस कारण से हो रही है और यह कब हो रही है। क्वेश्चन मार्क जितने भी थकान के ऊपर होते हैं वह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने यह क्वेश्चन मार्क्स को जान लिया तो हमारी एनर्जी मैनेजमेंट का जो काम होता है वह बिल्कुल कम हो जाता है। तो हम देखते हैं पहले तो थकान का कारण क्या होता है। थकान मुख्यतः दो कारण से होती है। पहला होता है आंतरिक थकान और बाहरी थकान, और दूसरा होता है आंतरिक थकान। बाहरी थकान वह होती है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। एनवायरनमेंट से मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसे देख देख के, उसे सहन कर करके, या सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो उसे देख देख के हमें जिस प्रकार का एनवायरनमेंट के कारण जो थकान का अनुभव होता है वो होती है बाहरी थकान। आंतरिक थकान होती है दो कारणों से। एक होती है मानसिक थकान। इसका कारण होता है, एक तो मानसिक थकान का कारण बनती है ये, वो ऐसे होता है कि यदि आपका शरीर के अंदर किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हो, या तो आपके छोटी छोटी बीमारी हो, है ना, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो उसके कारण से जो थकान उपज के आती है वह होती है आंतरिक थकान का कारण। तो थकान का मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक होता है बाहरी कारण और एक होता है आंतरिक कारण। बाहरी कारण जो होता है वह एनवायरनमेंट के कारण होता है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है उसके कारण से जो थकान का अनुभव होता है वह बाहरी कारण में आता है। शरीर के अंदर में किसी भी तरह की कोई मानसिक परेशानी या शारीरिक परेशानी के कारण जो थकान का अनुभव होता है वह आंतरिक थकान का कारण होता है। अब थकान तो थकान होती है, थकान के प्रकार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल गलत, थकान के प्रकार भी होते हैं। थकान मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक थकान और एक होती है मानसिक थकान। जब हमें कार्य कैसे कर सकते हैं? हम कार्य तब कर सकते हैं जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है ना। जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन शरीर की बात करते हैं, यदि हमारे हीमोग्लोबिन में, यदि हमारे रक्त परिसंचरण में हीमोग्लोबिन का लेवल और ऑक्सीजन का लेवल यदि और ग्लूकोज का लेवल यदि हाई होता है तो क्या होता है? थकान नहीं होती है। परंतु हम अगर काम करते जाते हैं और करते जाते हैं तो हीमोग्लोबिन सॉरी ये जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। काम करने के बाद ही तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब हाई होता है तब थकान का, शारीरिक थकान का अनुभव होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज और प्रॉपर अमाउंट में, इसलिए तो हम कहते हैं बार बार खाने की आवश्यकता क्यों होती है? खाने की आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए। शरीर को कैसे चलता है? उससे कि वह डाइजेस्टिव सिस्टम में वह जो खाना आपने खाया होता है वह अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और भोजन का सिंपलर फॉर्म होता है ग्लूकोज लेवल। श्वसन तंत्र में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम ये बोलते हैं ना ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। मतलब हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की आवश्यकता है। अगर आप एक ही, जैसे मेरा हाथ इस तरह से घूमे जा रहा है, बार बार रोटेट हो रहा है, पर तो मेरा हाथ थोड़े टाइम बाद इस शोल्डर में पेन होने लग जाएगा। क्यों पेन होने लग जाएगा? यहाँ पर शरीर के इस हाथ के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि उसने काम करा, काम करने के बाद ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। उसी जगह पे क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया। तो ब्लड क्या करेगा? इस जगह ऑक्सीजन का लेवल पहुंचाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालेगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जब हमारे शरीर के अंदर
ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है तो हमें थकान का अनुभव होता है और इस प्रकार की थकान को शारीरिक थकान कहते हैं। शारीरिक थकान को मिटाया जा सकता है, परंतु ये जो मानसिक थकान होती है इसको हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। मानसिक थकान शारीरिक थकान से बिल्कुल विपरीत होती है। शारीरिक थकान में आपका शरीर थकता है, परंतु मानसिक थकान में आपका दिमाग और मन दोनों थक जाते हैं। और जब दिमाग और मन थक जाते हैं और शरीर के काम करने की कैपेसिटी होती है, तब भी शरीर काम नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे फिर इस मानसिक थकान को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होती है नीरस थकान और एक होती है कुंठाजनस थकान। नीरस थकान जनरली गृहिणियों को, होम मेकर्स को अनुभव होती है। वही सेम टू सेम रूटीन, सुबह उठना, खाना बनाना, दिन का लंच ब्रेकफास्ट तैयार करना, टिफिन पैक करना, लंच बनाना, और वो मोनोटोनस रूटीन होता है। डेली एक ही एक काम, एक ही एक तरह का काम। तो चूंकि वो एक ही एक तरह का काम, लाइफ में कोई चेंज नहीं होता है, किसी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता है, रूटीन सेम रहता है, तो उन्हें किस तरह की थकान का अनुभव होता है? नीरस थकान। हमें क्या करना है? अक्सर आपने किसी गृहिणी के मुंह से सुना होगा, हमें क्या करना है, हमें तो वही रोज का काम करना है। डेट इज क्या? उन्हें नीरस थकान होती है। वो एक मानसिक थकान होती है कि हमें किसी भी तरह का रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पा रहा है, हमें किसी भी तरह का चेंज नहीं मिल पा रहा है। जब हमें किसी भी तरह का चेंज या रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता है या एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, सेम टू सेम रूटीन रहता है, तो उस समय जो व्यक्ति को थकान होती है उसे हम नीरस थकान कहते हैं। यह एक तरह की मानसिक थकान है। मानसिक थकान में दूसरा पॉइंट आता है कुंठाजनस थकान। कुंठाजनस थकान नीरस थकान के बिल्कुल अपोजिट होती है। इस कुंठाजनस थकान में एक मन में एक तरह की कुंठा रहती है कि मेरी कैपेसिटी जो मैं काम कर रही हूँ उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, या मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितना मुझसे काम कराया जा रहा है। मतलब हमारी जो कैपेसिटी है उस लेवल तक काम ज़्यादा होना या उस लेवल से काम कम होना, तो वो एक तरह के मन में कुंठा होती है कि हाँ, मैं शायद अगर मैं होम मेकर नहीं होती या मुझे बाहर जाने की परमिशन लेती या मैं ज़्यादा पढ़ लिख लेती XYZ, तो मैं शायद ये कर पाती। मेरे में सिलाई के गुण हैं, पर मैं स्टिचिंग अच्छी कर पाती हूँ, मैं अपना बुटीक खोल सकती हूँ, मेरा डेकोरेशन अच्छा है, मैं अपना ये कर पाती हूँ, परंतु मैं घर के कामों में इतने व्यस्त है कि मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ। तो वो मेरे अंदर एक कुंठा का रूप ले लेता है। तो मेरे में कैपेसिटी है और मैं वह काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे शारीरिक थकान अनुभव होगा। तो ये इस तरह की जो थकान होती है वो कौन सी थकान होती है? कुंठाजनस थकान होती है, जिसमें अपनी कैपेसिटी को इंसान स्वयं इवेलुएट करता है और ये देख लेता है कि उस अपनी कैपेसिटी से ऊपर या अपनी कैपेसिटी से कम काम करता है। नो डाउट मानसिक थकान शारीरिक थकान को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? यदि मेरा मन ठीक नहीं होगा तो मैं चाहूंगी तो भी मेरा तन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तन को काम करने के लिए, फिजिकल वर्क के लिए मन का सुदृढ़ होना, मन का साफ होना, मन में किसी तरह की कुंठा का ना होना बहुत ज़रूरी है। यदि मन में ये बात आ गई कि मेरे पास एक ही सेम रूटीन है या मेरे में जितनी कैपेसिटी है उससे मैं कम लेवल का काम कर रही हूँ, तो मेरे में कुंठा उत्पन्न हो जाएगी, मेरे में नीरसता उत्पन्न हो जाएगी। नीरसता उत्पन्न होते ही मेरा शरीर उस पर्टिकुलर काम करने के लिए रिफ्यूज़ कर जाएगा, काम करने के लिए मना कर जाएगा। फिर चाहे आप कितनी कोशिश करें, उस इफ़िशेंसी से, उस लगन से वो काम नहीं हो पाता है। तो मानसिक थकान, शारीरिक थकान तो आप थोड़ा बहुत रेस्ट करके पूर्ण कर सकते हैं, है ना। शारीरिक थकान हुई, थोड़ा रेस्ट करा, फिर शरीर काम करने लग गया। पर अगर मानसिक थकान होती है तो व्यक्ति के काम करने की शक्ति धीरे 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 क्षीण होती जाती है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है वह डिक्रीज होती जाती है। अब जो थकान आ जाती है, उस थकान को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला है विश्राम काल। व्यक्ति को हमेशा यह चाहिए कि वह काम करते करते कार्य के मध्य में बीच बीच में विश्राम लेते रहे, है ना। कार्य करने के साथ में बीच बीच में विश्राम लेते रहे। लंबे समय तक कोई भी कार्य न करें, लंबे समय तक कार्य करके लंबे समय तक विश्राम करने की अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा होता है कम समय तक काम करें और कम समय तक विश्राम करें। तो कम समय काम और कम समय विश्राम करने से शारीरिक थकान जो होती है वह
कम होती है, अतः विश्राम काल शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, थकान कम करने के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट है प्रेरणा की भूमिका। यदि मुझे किसी भी चीज़ की प्रेरणा मिलेगी तो मैं वह काम बहुत लगन से, बहुत उत्साहपूर्वक काम करना पसंद करेंगे। वह कैसे होता है? यदि मुझे हमें क्या चाहिए होता है? एक छोटा सा एप्रिसिएशन चाहिए होता है। यदि आपको ये कह दिया जाए हाँ ये आपने काम बहुत अच्छा करा, या आप अपने मदर को बोलो आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आप बोल के देखिएगा ये बात, तो उन्हें वो काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा ये सब्जी बहुत अच्छी बनी, कल मैं दूसरी सब्जी ट्राई करते हैं, कल हम इसी वैरायटी की दूसरी सब्जी ट्राई करते हैं, या हम दूसरा करते हैं। उन्हें ये क्या मिलता है? मानसिक संतोष मिलता है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको रिजल्ट में अच्छे नंबर आते हैं, रिजल्ट में नंबर अच्छे आते हैं, तो क्या करते हैं? आपको और प्रेरणा मिलती है कि हाँ इतने नंबर आए, मैं इतना और भी कर सकती हूँ। तो वो एक तरह की प्रेरणा है। कार्य करने की प्रेरणा से थकान का अनुभव कम होता है। इसीलिए बार बार रिपीटेडली हमें कहते हैं जो भी आपके पास होम मेकर है उसे प्रेरणा देते रहें, उसके कार्यों का अप्रिसिएशन करते रहें, ताकि वह किसी भी तरह फिजिकल और मानसिक थकान का अनुभव ना करे। कार्य में परिवर्तन, ये एक नीरस मानसिक थकान को दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आप एक ही कार्य कर रहे हैं तो कार्य में अपने किसी तरीके से परिवर्तन करें। यदि आप कार्य में परिवर्तन करते हैं तो आपके कार्य में परिवर्तन करते ही आप एक ट्रैक से छोड़ के दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। दूसरे ट्रैक पे आते ही आपका जो मोनोटोनस फटीग हो रहा है, जो आपका नीरस फटीग हो रहा है, वह नीरस थकान आपकी दूर हो जाती है, क्योंकि आप एक कार्य को दूसरे तरीके से काम कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो कार्य में अगर परिवर्तन होता है तो थकान का अनुभव कम होता है। उचित शारीरिक मुद्रा, इस बात का बहुत कम जने ध्यान रखते हैं कि यदि हमारी शारीरिक मुद्रा उचित है, यदि हम पूरी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग कर रहे हैं, हम हमारी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रख रहे हैं, यदि हमारे इन सब चीज़ें पॉइंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारी उचित शारीरिक मुद्रा है। जितनी हमारी उचित शारीरिक मुद्रा होगी उतना हमारा उस जगह पे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजन कम होगा, उतना हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, लैक्टिक एसिड का जमाव कम होगा और हमें शारीरिक थकान का अनुभव कम होगा। उचित शारीरिक मुद्रा शारीरिक थकान से डायरेक्ट रिलेटेड है। जितना अच्छा आपकी शारीरिक मुद्रा होगी उतनी ही कम आपको थकान का अनुभव होगा। नेक्स्ट है कार्य कौशल में वृद्धि। हम सभी काम ऐसा नहीं कि भगवान से सीख के आते हैं, है ना। आप में कुछ कार्य करने की शक्ति है, कुछ नहीं है, कुछ कौशल है, कुछ नहीं है, पर हमें कार्य करना है, हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो कार्य में असुविधाजनक तरीके से करके, कार्य को फैला के करने से अच्छा है कि आप उस कार्य को करने की कुशलता, उस कार्य को करने का कौशल हासिल कर सकें। जैसे ही आप उस कार्य को करने का कौशल हासिल करेंगे, आप में कुंठाजनस जो थकान है वह, उसका जो लेवल है वह डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही उसका लेवल डिक्रीज होगा, आप में आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी तो बट ऑब्वियस आपकी थकान का अनुभव कम होगा। तो आप कार्य कौशल में वृद्धि करके अपना थकान का अनुभव कम कर सकते हैं। बट ऑब्वियस आपको ये मालूम भी पड़ जाएगा कि हाँ इस कार्य को हमारे करने के तरीके में हमें 20 मिनट लग रहे थे और हमें थकान ज़्यादा हो रही थी। हमने कार्य कौशल करने का तरीका, कार्य करने का तरीका सीखा। कार्य करने के तरीके सीखने से हमें उसी कार्य को करने के लिए जो हमें 20 मिनट में हो रहा था वह कार्य हमें 10 मिनट में हो रहा है और हमारी एनर्जी कम खर्च हो रही है। उपकरणों का उपयोग जितना ज़्यादा करा जाएगा उतनी शारीरिक थकान का अनुभव कम होगा, उतने ही मानसिक थकान का अनुभव कम होगा। हम उपकरणों की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि आप मोबाइल और लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उपकरणों की बात कर रहे हैं। जितना आपके उपकरणों का आप उपयोग करेंगे, जितना उसका उपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आपको शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव कम होगा। नेक्स्ट है साधन। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम,
साधन का उपयोग, बट ऑलवेज साधन का मतलब होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज नॉन ह्यूमन रिसोर्स। यदि आप कार्य करने के लिए आपके पास ज़्यादा शक्ति खर्च हो रही है तो आप कार्य करने के लिए किसी भी रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे आप वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, किसी भी रिसोर्स का आप उपयोग कर लेते हैं। और उपयोग का करने से आपको शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की थकान का अनुभव नहीं होता है। तो थकान जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपका एनर्जी मैनेजमेंट, उतना लेवल उस एनर्जी मैनेजमेंट का अच्छा होता है। हमने ये देखा, हमने ये जाना, हमने ये समझा कि यदि हमें किसी कार्य को सही समय पर सही तरीके से पूर्ण करना है तो हमें कार्य का सरलीकरण करना पड़ेगा, उसके टाइम को बचाना पड़ेगा, व्यक्ति की एनर्जी को बचाना पड़ेगा, मोर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखा कार्य सरलीकरण में किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा में समय एवं शक्ति का उपयोग करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। किसी भी कार्य को यदि आप उस टेक्निक से करें कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम एनर्जी लगे, तो उसे और लक्ष्य समय पर पूर्ण हो तो वह कार्य सरलीकरण कहलाता है। कार्य सरलीकरण में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है कार्यविधि, कार्यविधि मतलब उस कार्य करने का मेथड। दूसरा होता है कार्य क्षेत्र, वर्किंग एरिया, और ये थर्ड पॉइंट होता है कार्यकर्ता। ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये बनता है एक फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का नया टॉपिक, डेट इज अर्गोनॉमिक्स। और अर्गोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में पूर्ण अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं अर्गोनॉमिक्स का, उसके अंदर अर्गोनॉमिक्स के बारे में हमने पूरी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि कार्य सरलीकरण में मुख्यतः 3 पॉइंट्स बिंदु आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कार्यविधि की आप कार्य को किस ढंग से पूर्ण कर रहे हैं, किस तरीके से पूर्ण कर रहे हैं कि आपको शरीर के थकान का अनुभव कम हो। एक व्यक्ति को एक कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को कम टाइम लगता है, कम एनर्जी लगती है और वह कार्य कुशलतापूर्वक अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त कर लेता है। दूसरे व्यक्ति को उसी कार्य करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है और कार्य उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो पाता है। तो कार्य करने का हर कार्य करने को एक पर्टिकुलर मेथड होता है। सब्जी बनाने का एक अलग मेथड होता है, मशीन चलाने का एक अलग मेथड होता है। हर कार्य करने को लिए अलग अलग तरह का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। अब मेथड कार्य करने के तो कई मेथड होंगे, परंतु एक पर्टिकुलर मेथड की बात क्यों कर रहे हैं हम कि उसको करने से कम टाइम और कम एनर्जी का अनुभव हो। काम करने का इस सेकंड मेथड को अगर आपने यूज करा तो क्या हो गया, टाइम तो कम लगा परंतु एनर्जी ज़्यादा लग गई। थर्ड मेथड को यूज किया तो इसका अपोजिट हो गया, टाइम तो ज़्यादा लग गया और एनर्जी कम यूज हुई। तो हमने क्या किया, हमें एक प्रॉपर मेथड फाइंड आउट करना होता है काम करने का जिससे कम टाइम और एनर्जी लगे, डेट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र इस तरीके का होना चाहिए कि आपको काम करने में प्रसन्नता का अनुभव, आपको काम करने की प्रेरणा मिले, आपको एक खुशी का अनुभूति हो। जैसे ही आपको कार्य करने का कार्य क्षेत्र में कार्य करने का कम प्रेरणा मिलती है, आपका कार्य क्षेत्र जितना अच्छा होता है, उस कार्य क्षेत्र में कार्य करने से आपका काम वर्क को सिंप्लीफाई होता है। नेक्स्ट है कार्यकर्ता। ये बहुत डिपेंड करता है कार्यकर्ता के ऊपर कि उसका कार्य करने का तरीका क्या है, उसका कार्य करने का एनवायरनमेंट क्या है, उसके कार्य करने की विधि क्या है। अगर कार्यकर्ता उचित तरीके से कार्य करता है तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उचित तरीके से मतलब कार्य को ज़्यादा फैला के काम न करना, उचित शारीरिक मुद्रा अपनाना। उचित शारीरिक मुद्रा रहेगी तो उतनी ज़्यादा कम थकान होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का अधिक से अधिक उपयोग करना। हम सामान उठाने के लिए यदि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को टेढ़ा कर देते हैं तो बिना घुटने के बल झुके हम क्या करते हैं, हमारी कमर को झुकाते हैं। ठीक है, कमर को झुकाते समय हमारी स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल बैंड हो जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड बैंड हो रही है तो उसमें थकान का अनुभव और बैकएक की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है ना। तो उचित शारीरिक मुद्रा नहीं है। उचित शारीरिक मुद्रा होती है कि आप घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठ के फिर आप सामान को उठाएं। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। क्यों?
क्योंकि हमने उस पोस्चर को अपनाया ही नहीं होता है जो उचित है। हमने उस पोस्चर को अपना रखा होता है बेंड करके बॉडी को, जिसमें कि शारीरिक मुद्रा उचित नहीं है। तो उचित शारीरिक मुद्रा को अपना के हम कार्य की थकान या वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है कि हम यह देखते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का मैक्सिमम यूज हो। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का मैक्सिमम यूज होता है उतना थकान कम होती। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम किसी सामान को उठा रहे हैं और हमने सामान को इस तरह उठा रखा है, बॉडी से दूर उठा रखा है, तो क्या होगा, सामान को हमने बॉडी से दूर उठा रखा है, हमें मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हमारे मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़, तो हमें थकान का अनुभव हो रहा है। यही सामान मैं इस तरह से उठाऊंगी तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रॉपर बॉडी पोस्चर दोनों हो रहे हैं, प्रॉपर बॉडी पोस्चर दोनों हो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का दोनों का यूज हो रहा है, तो मुझे थकान का अनुभव कम होता है। तो अर्गोनॉमिक्स का पूर्ण तरह उपयोग करके पूरी तरह कार्य क्षेत्र को वर्कर के अकॉर्डिंग बना के हम कार्य का सिंप्लीफाई कर सकते हैं।